स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? अगर हायर ऑर्डर रिएक्शन चेंज हो जाता है किसमें? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो उसको क्या कहा जाता है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हायर ऑर्डर जो होगा वो फर्स्ट ऑर्डर में कैसे चेंज हो जाता है? हायर ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर में कैसे चेंज हो जाता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है? R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर पावर ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो R बराबर लिख सकते हैं के कंसंट्रेशन ऑफ A पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B पावर Y। तो इसमें क्या होता है कि अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं किसी रिएक्टेंट का तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, कंसंट्रेशन को घटाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घटता है। लेकिन कोई एक रिएक्टेंट इतना ज्यादा मात्रा में हो कि उसके घटाने और बढ़ाने से रेट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हो, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होता है? कांस्टेंट, यानी उससे इंडिपेंडेंट हो जाता है। और जब उससे इंडिपेंडेंट हो जाता है तो अदर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वेरी करने से जिस तरह से वेरी करेगा वही ऑर्डर को डिसाइड करता है। ठीक है, यानी अगर कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ने या घटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये हो गया ईस्टर। इसके लिए एक्चुअली में अगर रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ईस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब वाटर जो है यहाँ पर क्या है? एक्सेस में है। वाटर क्या है? एक्सेस में है। तो जब एक्सेस में हो गया तो इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो के के साथ मल्टीप्लाई होकर के अनदर कांस्टेंट हो जाता है, के डैश। अब एक्सप्रेशन जो हो गया रेट लॉ का वो ये हो गया। अब यहां पर ऑर्डर कितना हो गया? फर्स्ट ऑर्डर हो गया। यहां दिख रहा था कितना ऑर्डर का? सेकेंड ऑर्डर। चूंकि वाटर यहाँ एक्सेस में है इसलिए रिड्यूस्ड होकर के इसका ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट। ऐसे ही रिएक्शन को क्या कहते हैं? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मान लो कि इसका ऑर्डर अगर होता 2 और यहाँ पर होता 1 तो ये होता स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाता। ठीक है, तो जब हायर ऑर्डर रिएक्शन रिड्यूस होकर के लोअर ऑर्डर में चेंज हो जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। और रिड्यूस होकर के अगर फर्स्ट ऑर्डर हो जाए तो उसको कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया? दूसरा हो गया इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। कैन शुगर मतलब शुगर। ठीक है, शुगर क्या होता है? फॉर्मूला C12H22O11। ठीक है, इसका भी हाइड्रोलिसिस होता है। इसका क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, मतलब ये शुगर जो होगा वो हाइड्रोलाइज्ड होकर के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना देता है। C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का सेम होता है, केवल फंक्शनल ग्रुप दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस। अब इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है H प्लस, तो R बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब यहां भी वाटर क्या है? एक्सेस में है। जब वाटर एक्सेस में है तो ये कांस्टेंट रह जाएगा और ये हो जाएगा K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11। तो ये हो गया क्या? रिड्यूस्ड होकर के कौन सा ऑर्डर हो गया? फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो क्या कहेंगे? इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर
रिएक्शन। ठीक है, समझ गए? कोई भी केमिकल रिएक्शन ड्यू टू कॉलिजन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होता है। ठीक है, रिएक्टिंग एटम्स या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिव आयंस जब आपस में कोलाइड करता है, आपस में जब कोलाइड करता है, ठीक है, तभी कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स है, ठीक है, जिसको थ्योरी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। क्या क्या पोस्टुलेट्स है, क्या बताता है कॉलिजन थ्योरी? ये थ्योरी क्या बताता है कि जो रिएक्टिंग स्पेसिस जो होता है उसको हार्ड स्फीयर कंसीडर करते हैं। रिएक्टिंग स्पेसिस कैसा कंसीडर किया जाता है? हार्ड स्फीयर। ठीक है, मतलब हार्ड स्फीयर का मतलब क्या हो गया कि कोलाइड होने के बाद एक दूसरे में चिपक ना जाए। ठीक है, बाउंसिंग बैक वाला टेंडेंसी होना चाहिए। ठीक है, जैसे सॉफ्ट कुछ चीज होता है तो क्या होता है, चिपक जाता है कहीं पे, या उसका इम्पैक्ट जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो ये कहता है कि ऐसा नहीं होता है, ये मॉलिक्यूल्स जो होता है, ठीक है, या एटम्स जो होगा या आयंस जो होगा वो कैसा होता है, कैसा होता है, ये हार्ड स्फीयर्स होता है। ठीक है, दूसरा बात क्या कहता है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है ड्यू टू इफेक्टिव कॉलिजन, किसके वजह से होता है? इफेक्टिव कॉलिजन के वजह से होता है। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन किसको कहते हैं? इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब क्या हो गया? इफेक्टिव कॉलिजन और इनइफेक्टिव कॉलिजन, ये क्या होता है? इफेक्टिव कॉलिजन मतलब इफेक्ट डालना, इनइफेक्टिव मतलब इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं अब ये चेयर है, ठीक है, अब इसको तुम पटकोगे तो क्या होगा, या तो टूटेगा या तो नहीं टूटेगा। ठीक है, टूटेगा या टूट गया तो पटकना क्या हो गया, इफेक्टिव, और नहीं टूटा तो इनइफेक्टिव। समझ गए होगे इफेक्टिव इनइफेक्टिव का मतलब? इफेक्टिव कॉलिजन का मतलब कि अगर रिएक्टिंग स्पीसीज आपस में कोलाइड कर रहा है तो कॉलिजन के बाद बॉन्ड टूट करके नया बॉन्ड बन जाना चाहिए। बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड, तो वो क्या कहलाएगा, और अगर नहीं हुआ तो इनइफेक्टिव कॉलिजन। तो समझ गए कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि कोलाइड कर रहा है लेकिन रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, तो वो तो इनइफेक्टिव कॉलिजन हो जाएगा। तो कोलाइड होने के बाद रिएक्शन होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, अब जितना, अब इसमें क्या होता है, एक और टर्म आता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एक नंबर में डिफाइन करने के लिए भी अलग से पूछता है। ठीक है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस कोलाइड कर रहा है इन यूनिट टाइम और इन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम में, फिक्स्ड टाइम में, एक यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड करता है उसी को क्या कहा जाता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स इन यूनिट टाइम एंड इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, प्रॉपरली ओरिएंटेड। प्रॉपरली ओरिएंटेड मतलब क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नो बाउंस बैक, मतलब कोलाइड होकर के सिर्फ बाउंसिंग हो, ठीक है, और बॉन्ड टूट के नया बॉन्ड बने ही नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बताए थे, इफेक्टिव कॉलिजन बताए थे ना। इफेक्टिव कॉलिजन मींस क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ना चाहिए, बॉन्ड टूट करके नया बॉन्ड बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि टकराया और टकरा करके निकल गया, ये भी वैसा ही और ये भी, ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट, मान लो कि H2 और I2 है। ठीक है, सपोज H2 प्लस I2। ठीक है, ये रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, HI बनाता है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा।
तो इसको प्रॉपरली ओरिएंटेड होना चाहिए। प्रॉपरली ओरिएंटेड मीन्स क्या होना चाहिए, एच एच बॉन्ड इस तरह से हो प्लस आई आई बॉन्ड इस तरह से हो, ताकि एच और आई आपस में टकरा जाए और एच और आई आपस में टकरा करके ये बॉन्ड टूट करके ये वाला बॉन्ड बन जाए। समझ में आया बात? इसको कहते हैं प्रॉपरली ओरिएंटेड। अगर मान लो टेढ़ा आड़ा टेढ़ा अगर मान लो टकरा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो बाउंस बैक कर जाएगा। बाउंस बैक कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ना तो बॉन्ड टूटेगा और ना ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स को कैसा होना चाहिए, प्रॉपरली ओरिएंटेड। प्रॉपरली ओरिएंटेड मीन्स नो बाउंस बैक। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो मॉलिक्यूल टकराया, टकरा करके वापस आ गया, ना ये बॉन्ड टूटा ना ये बॉन्ड टूटा। ठीक है, जैसे मान लो कि H2 है, H H इस तरह से है और यहाँ I2 इस तरह से, I और I इस तरह से टकराया, यहाँ पर टकराया, लेकिन क्या हुआ, ये इफेक्टिव नहीं हुआ, ना तो H H बॉन्ड टूटा और ना ही I I बॉन्ड टूटा। तो क्या कहलाएगा ये, अगर बाउंस बैक ये भी जैसा का वैसे ही बाउंस बैक हो गया, ये भी उसी तरह से बाउंस बैक हो गया। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये कहते हैं इस तरह का ओरिएंटेशन को कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रॉपर ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए ताकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूटे और टूट करके नया बॉन्ड बने। क्लियर हो गया? द चांसेस ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन इज गिवन बाय द प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर। तो जो चांस होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन का, इसके लिए एक फैक्टर है जिसको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। तो कैपिटल पी का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड होने का पी जितना ज्यादा है वो प्रॉपरली ओरिएंटेड समझेंगे कि उतना ज्यादा है, स्टेरिक फैक्टर उतना ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी कैन क्रॉस द एनर्जी बैरियर इज e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए, ठीक है, एक बैरियर होता है। ठीक है, उस बैरियर को क्रॉस, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, उस बैरियर को कहते हैं एनर्जी बैरियर। वो जब एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, सारा कंडीशन को जब फुलफिल करता है तो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है। जब एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तभी रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है, ठीक है, वो कितना होता है, तो वो कहता है e पर पावर माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर होता है। ठीक है, e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी के बराबर होता है, यानी f बराबर जो होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कि अगर 100 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहा है तो सभी का सभी जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 100 में मान लो 90 भी कन्वर्ट हो गया तो कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया, 90/100। ठीक है, यानी वो, और उसका एक एनालिटिकल वैल्यू निकाल के दे रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वो कहता है कितना होता है, e पर पावर माइनस ई अपॉन आर टी, जहां ई जो है इसको कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। ई को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। आर कहलाता है रेट कांस्टेंट, टी कहलाता है टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। यानी जितना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, जितना कम समय में जितना ज्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा उसका रेट उतना ज्यादा होगा। और ये मुख्य रूप से 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सा फैक्टर, प्रॉपरली ओरिएंटेड है कि नहीं। ठीक है, जितना ज्यादा प्रॉपरली ओरिएंटेड होगा उतना जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है, बाउंस बैक होने का चांस कम रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स कम समय में एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, रेट ज्यादा होगा।
ठीक है। साथ ही साथ जितना ज्यादा कॉलिजन फ्रीक्वेंसी होगा, यानी एक समय में जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, ठीक है, उतना जल्दी जल्दी बॉन्ड टूटने और बनने का चांस ज्यादा हो जाएगा, यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी पर भी रेट डिपेंड करेगा। और तीनों फैक्टर मिला करके क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा आर या रेट बराबर क्या होता है, P इंटू जेड इंटू ई पर पावर माइनस ई अपॉन आर टी। समझ में आया बात? ठीक है, इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं। अब इसको ग्राफ से अगर समझते हैं तो ये कहलाता है रिएक्शन पाथ। इसको क्या कहते हैं, रिएक्शन पाथ, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या एनर्जी बैरियर। यहाँ मान लो कि रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया ई आर, और ये सपोज प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है तो ये हो गया प्रोडक्ट का एनर्जी। यहाँ से रिएक्शन हुआ, यहाँ प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये वाला जो एनर्जी है, ठीक है, ये वाला जो एनर्जी बैरियर है इसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ईटी से डिनोट करते हैं इसको। ये क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रेट ऑफ रिएक्शन जो था कॉलिजन थ्योरी में वो क्या था, आर बराबर पी जेड इंटू ई पर पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो ई पर पावर माइनस ई अपॉन आर टी क्या हो गया, कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है। तो जो मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाएगा वही प्रोडक्ट बना पाएगा, वही प्रोडक्ट बना पाएगा। और जो एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, ठीक है। और ये जो इतना, तो ये वाला तो एनर्जी हो गया रिएक्टेंट का एनर्जी, ठीक है। तो हमको एक्स्ट्रा जो एनर्जी देना पड़ता है एनर्जी बैरियर को क्रॉस करवाने के लिए, इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को क्या कहा जाता है, यही वाला ये है, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, ये हो गया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एनर्जी। एनर्जी बैरियर को क्रॉस कराने के लिए जो एडिशनल एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत, अगर ये नहीं होता तो दुनिया विनाश हो जाता, ठीक है। कैसे, अब ये बताओ कि कार्बन जो होता है, ठीक है, या गैस जो होता है, ऑक्सीजन के साथ कॉलिजन होता है तभी ना बर्न करता है। कोयला है या गैस है या लकड़ी है, इसमें कार्बन है, इसमें कॉलिजन तो हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का कार्बन के साथ या ऑक्सीजन का कुकिंग गैस के साथ जब उसको खोल देते हैं तो कॉलिजन होता है कि नहीं, तो जल जाना चाहिए था, जलना चाहिए था कि नहीं, लेकिन जलता है, नहीं जलता है, ठीक है। तो कैसे जलता है, उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर ये कंसेप्ट नहीं होता, बिना एक्टिवेशन एनर्जी के ही एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाता तो सब में अपने आप आग लग जाता, क्योंकि ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है उसके साथ कॉलिजन हो रहा है उसका, तो कंबसन होकर के सब जल जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग चिंगारी देते हैं, उसको इग्नाइट करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर देते हैं, तो एक तरह से क्या मिलता है उसको, क्या दे रहे हैं उसको, एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, तब वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है, तब वो कंबसन रिएक्शन होता है, तब प्रोडक्ट बनाता है यहाँ, ठीक है। इसके बाद क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या, टेम्परेचर का इफेक्ट तो पहले बता दिए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है,
बढ़ता है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट एक कंसेप्ट है, ये क्या कहता है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हर एक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, लगभग डबल हो जाता है। लगभग क्या होता है, इसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। डिफाइन करने के लिए आ सकता है, विथ एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली 2 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन लगभग क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लो कि 1 × 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड है। तो 35 डिग्री कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन मान लो 1 × 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड है। 10 डिग्री से बढ़ा देंगे 35 डिग्री, तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए इस कंसेप्ट से, 2 गुना 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड। गुड, ठीक है। फिर अगर 45 डिग्री कर देंगे तो क्या होना चाहिए, फिर इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻² मोलर पर सेकेंड। यानी एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन अगर 25 से 25.5 डिग्री से बढ़ जाएगा तो कितना रेट ऑफ रिएक्शन होगा, 25.21 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा तब कितना होगा, ये भी तो जानना जरूरी है कि नहीं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट से 10 डिग्री का अंतर हमको पता चलता है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू कितना बढ़ाएंगे, कितना से टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कितना से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो कंसेप्ट डील करता है, ठीक है, उसको कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। क्या कहा जाता है, आर्हेनियस इक्वेशन। इसके बाद हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, एक तरह का मैथमेटिकल इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है। आर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कि एक्यूरेट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अभी क्या बताएं, टेम्परेचर कोफिशिएंट केवल 10 डिग्री से बढ़ाने से कितना से बढ़ता है घटता है वो एक्सप्लेन करता है। लेकिन किसी भी अमाउंट से अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितना से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, उसको जो इक्वेशन एक्सप्लेन करता है उसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, आर्हेनियस इक्वेशन। और ये क्या है, K = A × e⁻⁻⁻RT। K = क्या होता है, A × e⁻⁻⁻RT। ठीक है, तो कहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर K लिखा हुआ है। K तो रेट कांस्टेंट होता है, तो याद होगा K क्या बताए थे, ये इसको इंट्रिंसिक रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन करते हैं। क्या होता है, ये इंटरनल वैल्यू जो होता है किसी भी रिएक्शन का रेट, उसको K कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि बाकी सारा फैक्टर्स को छोड़ करके जो नेचुरल रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी रिएक्शन का, ठीक है, वो क्या है, K है। ठीक है, यानी ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, बराबर A × e⁻⁻RT। जहाँ पे क्या क्या टर्म क्या है, क्या K को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ रिएक्शन, या इसी को क्या कहा जाता है, रेट कांस्टेंट। A को कहा जाता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट। और ये फिक्स होता है किसी एक पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, यानी स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक वैल्यू होता है, एक रिएक्शन के लिए एक ही वैल्यू होगा। ठीक है, टेम्परेचर चेंज भी कर देंगे तो भी A का वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, R को क्या कहा जाता है, गैस कांस्टेंट। T क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बताएं क्या है, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए
ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज को जो एडिशनल एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसी एडिशनल एनर्जी को क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे गैस जलाने के लिए, ठीक है, लाइटर का इस्तेमाल करते हो या तिल्ली को जलाते हो, ठीक है ना, तो वो क्या जला रहे हैं, मतलब क्या है, हीट के रूप में एनर्जी दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो वो जो एडिशनल एनर्जी दे रहे हैं स्पार्क करके, चाहे तो लाइटर के थ्रू या माचिस के तिल्ली के थ्रू, वही क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, यानी H2 और I2 जब रिएक्शन करता है, ठीक है, तो दोनों जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है तो क्या होता है? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पहले बनाता है, ठीक है, HI, ये एक्टिवेटेड होता है, बॉन्ड टूट करके ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हाईएस्ट एनर्जी हो जाता है स्पीसीज का, और फिर यहां से ये एनर्जी लॉस करके HI फॉर्म करता है, ठीक है। तो हाईली एनर्जाइज्ड स्पीसीज को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, हाईली एनर्जाइज्ड स्पीसीज। तो H2 और I2 रिएक्ट करके क्या बनाता है? सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एडिशनल एनर्जी दे रहे हैं, इसी को क्या कहा जाता है? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन का कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कि जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देना होगा उतना समझ लो रिएक्शन स्लो है, जितना ज्यादा धक्का देना होगा वो समझ लो उतना धीरे चलने वाला है, ठीक है, उतना धीरे चलने वाला है। मतलब किसी का एक्टिवेशन एनर्जी हाई है तो रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। हाई एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स स्लो रिएक्शन, और जिसको कम एक्टिवेशन एनर्जी का जरूरत है उसमें रिएक्शन रेट क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। अब गैस जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, तो किसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है? लकड़ी में। तो रिएक्शन फास्ट किसका होगा? गैस जलने का रेट ज्यादा होगा कि लकड़ी जलने का रेट ज्यादा होगा? जल्दी जलेगा। समझ में आ गया ना? हैं? ये नहीं दिख रहा है? लार्जर एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स क्या हो गया? स्लोअर रिएक्शन रेट, और स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स क्या हो गया? फास्टर रिएक्शन रेट, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो, सॉरी, नेगेटिव एंड जीरो दोनों, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, जीरो हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है, जीरो में इतना तबाही हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? शुरुआत होने से पहले खत्म, ठीक है। तो ना तो नेगेटिव होता है ना तो जीरो होता है। एट इनफाइनाइट टेम्परेचर के बराबर ए, ठीक है, पूछ सकता है ये ऑब्जेक्टिव में कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के बराबर कब होता है? जब t बराबर 0, t बराबर इन्फिनिटी, t बराबर 1, ठीक है। तो कब होगा? टेम्परेचर क्या होगा? इन्फिनिटी। कैसे? k बराबर क्या है? a इंटू ई पर पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको लिख सकते हैं a अपॉन ई पर पावर ई ए अपॉन आर टी, है ना। अब t को अगर इन्फिनिटी लेंगे तो a बराबर ई पर पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, और किसी पर पावर इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी, और किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ई पर होगा, तो ये ई पर पावर जीरो हो जाएगा, ई पर पावर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ई पर पावर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाई ई पर पावर जीरो, और किसी पर पावर जीरो होता है तो 1 होता है, तो क्या आ जाएगा? ई पर पावर जीरो हो जाएगा,
ठीक है, तो क्या होगा, के बराबर क्या हो गया, ए, टी इन्फिनिटी हो गया तो ई ए डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 हो गया, तो ई पर पावर 0 मतलब 1, तो के बराबर क्या हो गया, इसलिए एट इनफाइनाइट टेम्परेचर के बराबर क्या होता है, ए हो जाता है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक फॉर्म का होना जरूरी है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में आर्हेनियस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, ln k, क्या होता है, ln k बराबर ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ln k बराबर ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, इसका ग्राफ भी पूछता है और स्लोप भी पूछता है। अगर ln k वर्सेस 1/t ग्राफ लेंगे तो ऐसा ग्राफ हो जाएगा और स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ई अपॉन आर, और इसी को अगर बेस 10 में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई अपॉन आर टी। 2.303 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये log के बराबर log a माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी। तो अगर log के वर्सेस 1/t है तो क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस ई अपॉन 2.303 आर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछता है, या एक साल छोड़ के एक साल पूछता है। ठीक है, उसी तरह से स्लोप अगर हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, नोइंग द स्लोप ऑफ द प्लॉट log के वर्सेस 1/t एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमाइन, एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक है ग्राफ से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ है अगले क्लास में बताएंगे।